अच्छा जी, अटेंडेंस तो ये फर्स्ट हाफ तो हो गई। जो लेट आए वो ये पेपर जो है ना उस पर लगा दें, लिख दें आगे उस पर कि हम लेट आए। उसमें मेरा नाम नहीं आया ना, इनको भी दे दिएगा पेपर, उस पर लिख दें मेरा नाम नहीं है अटेंडेंस में। उस सेक्शन में नाम आता है। हाँ कोई नहीं ना, आप इसके क्लास में ले लिए ना अपनी क्लास, तो बस लिख दें इस पर अटेंडेंस ना पेपर पे। इनको भी दे दो पेपर। भाई भैया कहाँ लेक्चर करी। आए नहीं समझ। चलें जी, हाँ पढ़ना शुरू करें। Vector of the democracy idea of like the British and English had to before surrender before the council. Example. The Muslims of India accept the demands of the Indian people and the public how they accept the Pakistan of the cross in the heart always of the opportunity in the heart around Pakistan the India. भाई दूर दूर बैठ जाओ, आप कोने पे चली जाओ। लास्ट वाली लड़की आप कोने पे चली जाए। हाँ कोने पे। और आप भी थोड़ा सा एक आध सीट छोड़ के इनके साथ फिर बैठें। डिफ़िकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, पॉइंटर्स बनाने ये ज़रूरी हैं। फिर आप पेपर में जब लिखेंगे सही से तो फिर आप को नंबर भी अच्छे मिलेंगे। ग्रामेटिकल इंग्लिश कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपना सादी सिंपल इंग्लिश में भी लिखेंगे तो चल जाएगा। और मोबाइल फ़ोन बंद करके रख दें, बिल्कुल हाथ से दूर कर दें। अब जी जी जी, तो जो डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स थी, जो मुश्किलात थी पाकिस्तान के बनाने में, क़याम में, और तकलीफ़ें थी, मुश्किलात थी, मसाइल थे पाकिस्तान को बनाने के दरमियान, उन पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास इंट्रोडक्शन है उसका। इसमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 14 अगस्त 1947। क़याम पाकिस्तान जो हुआ है ये आपको पता है 14 अगस्त 1947 में हुआ, और रमज़ान के बिल्कुल लास्ट जो हमारा फ्राइडे होता है, आखिरी जुम्मे का दिन, जो और ज़्यादा मुक़द्दस है मुसलमानों के लिए, और ज़्यादा बरकत वाला है, उस दिन और एक अज़मत वाले महीने में
ये हमें पाकिस्तान की रियासत हासिल हुई, और एक बहुत ही लंबी तवील सख्त जद्दोजहद के बाद, तकालीफ के बाद, जो एक बहुत लंबी तहरीक चली आज़ादी की, उसके बाद हमें रियासत हासिल हुई। हकीकत में देखा जाए तो पाकिस्तान की बुनियाद किस बात पर बनी कि ये एक इस्लामिक कंट्री है, एक इस्लामी मुमलिकत है, और यहाँ पर जो है वो इस्लाम का ही बोलबाला होगा, इस्लामी कानून नाफिज होगा। ये वाहिद मुसलमानों का मुल्क है पूरी दुनिया में जो इस्लाम के कलमे पे बना, यानी कि इस्लाम की खातिर हमने आज़ादी हासिल की, वरना दुनिया में कोई भी दूसरा मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसने खालिसतन इसी बुनियाद की ऊपर जो है ना उसने आज़ादी हासिल की हो। तो ये खासियत हम पाकिस्तानियों को हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से, ठीक है ना। तो इस खासियत की वजह से ही हम ज़्यादा बड़े गुनाहगार भी बन जाते हैं, जब कि गज़ा के जो हालात हमारे सामने, इस वजह से हम बड़े गुनाहगार भी बन रहे हैं। अरबों के बाद सबसे बड़ा गुनहगार हम पाकिस्तानी लोग हैं, क्योंकि हम इस्लाम की बुनियाद पर ही इस मुल्क को बना के बैठे हैं। बहरहाल हिंदुस्तान के मुसलमानों की जद्दोजहद फतह थी और कामयाबी थी, एक अलग रियासत थी, और वहीं पर हिंदुओं की जद्दोजहद क्या थी कि एक अलग रियासत ना बनने दी जाए। बिलाखिर मुसलमानों की ये मिसाली जद्दोजहद और कोशिशों की वजह से हिंदू इस बात पे पीछे हट गए और वो नहीं रोक सके एक अलग रियासत बनने से, जो मुसलमानों का असल मुतालबा था। उनको ये तस्लीम करना पड़ा कि मुसलमान ये हासिल कर ही रहेंगे, और फिर भी हिंदुओं ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के बहुत से मौके हासिल करे, बहुत से मौके ढूंढे। हिंदुस्तानी लीडरों ने तकसीम को इस उम्मीद के साथ कबूल किया कि इसे ख़त्म किया जाएगा, इसको हम अपने पैरों पे रियासत को खड़ा नहीं होने देंगे, ठीक है ना, पूरे बरसगीर पर अपना तसल्लुत कायम कर लेंगे। ये सारे उनके नुक्ते नज़र थे, पॉइंट्स थे, जिनके बुनियाद पर वो आखिर मजबूर होकर उन्होंने पाकिस्तान की रियासत एक बिल्कुल अलग थलग उसको जो है ना कबूल किया। लेकिन वो यही चाहते थे कि हम इस रियासत को चलने बिल आखिर नहीं देंगे। चले भाई, नेक्स्ट लड़की। Indian trade field named in the geographical location of the two states, East and West Pakistan, made it difficult to govern the country effectively and smoothly. Moreover, Pakistan is not yet clear and natural boundaries such as rivers, mountains, or the sea. जोग्राफियाई प्रॉब्लम्स क्या थे? जोग्राफिकल प्रॉब्लम्स यानी कि जोग्राफियाई मसाइल पाकिस्तान को उस वक्त क्या दरपेश थे जब पाकिस्तान क्रिएशन के करीब था, बन रहा था। तो यानी कि खित्तों के एतबार से और सरहदों के एतबार से भी देखा जाए, जोग्राफियाई मसाइल पाकिस्तान अपनी आज़ादी के वक्त दो खित्तों पर मुश्तमिल था, जो कि 1000 मुरब्बा मील के, ठीक है ना, तकरीबन बराबर थे, और ये भारत के हिस्सों के साथ जो है जुड़ रहे थे। तो मशरक़ी मगरबी पाकिस्तान के दो हिस्से ये जोग्राफियाई महल वक़ू के अंदर यानी कि उस एरिया के अंदर जो है वाक़ थे, और हुकूमत इनको मुकम्मल तौर पे सही अंदाज में जो है ना डिवाइड करने से वो उनके लिए मुश्किल अमल था। मजीद ये कि पाकिस्तान की वाज़ेह और कुदरती सरहदें मौजूद नहीं थी, जैसे कि दरिया, पहाड़, मतलब कि बिल्कुल ये डिवीजन जो है ना वो बैलेंसिंग के साथ नहीं किया जा सकता था, नामुमकिन था। बहुत से इलाके अच्छे थे, बहुत से इलाके वो मकसद उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं थे, बहुत हल्के थे। उनकी ज़मीन अच्छी नहीं थी, वहाँ पर पहाड़ नहीं थे, वहाँ पर ज़रई जो है ज़मीनें नहीं थी, वहाँ पर जो है दरख्त नहीं थे, वहाँ पर पानी नहीं था, बहुत से इलाकों में ये चीज़ें थी। तो बिल्कुल बराबर सराबर तकसीम करना ये अंग्रेज की भी बस की बात नहीं थी। तो पाकिस्तान के हिस्से में लेकिन जो जगह और चीज़ें उस वक्त आ रही थी वो इसके लिए एक बहुत बड़ा जोग्राफिकल प्रॉब्लम था कि ये किस तरीके से तकसीम होंगी चीज़ें। अब आगे आ जाओ, दो हिस्से जो हमने आपको बताया, दो खित्ते, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। आप नेक्स्ट लड़की पढ़ें। East Pakistan, West Pakistan. East
Pakistan has comprised of most of Eastern Bengal, excluding Telangana, in the district of Sindh, which had voted in favor of Pakistan. Geographically, East Pakistan is situated at the farthest end of the River, which is called their Western descent section from the rest of the world. There are only 8 big cities: Karachi, Lahore, Rawalpindi, Hyderabad, Dhaka. Gujarat, Jharkhand, and Peshawar. The population of more than 10,000 by Pakistan emerged as a sovereign state. It was not so readily available or was military rich. However, it did not produce enough to create the rest divided and growth. June was an exception. East Pakistan produced 7% of the world's production in 1947. June was exported, which was included the major term of foreign exchange, a new of Pakistan for 90 years. Despite that, Pakistan did not have a single jute mill. All the jute mills were in India, and Pakistan had to sell jute to India on low oil price. जैसा कि देखिए मशरक़ी पाकिस्तान से मुताल्लिक बताया कि शुरू में ये दो हिस्सों में से एक हिस्सा था, एक खित्ता था, दो खित्तों में से पाकिस्तान की रियासत में से। और मशरक़ी पाकिस्तान में कलकत्ता, उसके अलावा मशरक़ी बंगाल के बेशतर हिस्सों पर वो मुश्तमिल था। जिला सिलहट जो है ये उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था, जिसने पाकिस्तान के हक में वोट भी दिया था कि ये उसके साथ अपना इल्हाक करना चाहता है, यानी कि पाकिस्तान की रियासत में ये शामिल होना चाहता है। ये उनकी मांग थी, वो पाकिस्तान के हक में थे। जोग्राफियाई तौर पर मशरकी पाकिस्तान बरसगीर के सबसे दूर वाक़ था, जिसने बाकी मुल्कों को उससे देखा जाए तो एक जहनी तौर पर इत्मीनान दिया हुआ था दूरी की वजह से कि इसको तो छेड़छाड़ की नहीं जा सकती। 8 बड़े जो है शहर मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान हिस्सा जो था, उन दोनों के मिला के मगरबी खित्ता और मशरकी खित्ता, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, इन दोनों के कंप्लीट टोटल मिलाकर जो है 8 बड़े शहर थे। अभी ये बात नहीं कर रहे हम कि कराची जो है वो आता था ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, अभी हम इस पॉइंट पर वो वाली बात नहीं कर रहे क्योंकि वो ईस्ट पाकिस्तान में तो आता ही नहीं था। इधर एक सिंपल हम जनरल बात बता रहे हैं कि 8 बड़े शहर थे पाकिस्तान के उस वक्त जब पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदें बनाई गई हैं उस वक्त। उनमें कौन कौन था? कराची, लाहौर, रावलपिंडी, हैदराबाद, मुल्तान, ढाका, सियालकोट और पेशावर, जिनकी आबादी टोटल जो है वो 10,000 थी। जब पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर उभरा तो अब जाहिरी तौर पर एक सनअती या खुद मुख्तारी रियासत के लिए एक अपने खर्चे उठाने के लिए कुछ ज़राअत करना बहुत ज़रूरी था। तो उस वक्त देखा जाए तो सिलहट का ये जो एक पैदावार होती है एक ज़राअत की, तो वो जूट की मिल्स कहलाती हैं, जिसके अंदर क्या होता है बुनाई और सिलाई और इसी तरीके से जो है कटाई वगैरह उसकी फिटिंग ये होता है। उस जूट से जो है वो धागा और फिर आगे कपड़ा बनाया जाता है। तो ये पाकिस्तान के पास जो है ना एक बड़ी मिकदार में यही एक जरिया माश था कि अपनी सनअत को चलाने का, उसके जरिए से अपने रियासत को चलाने का। और तकरीबन 1947 में दुनिया की 70% पैदावार जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ही हो रही थी। ठीक है ना, पूरी दुनिया में ये क्या कर रहा था? एक्सपोर्ट भेज रहा था अपना ये सनअती माल, जो इसका मसनूआत थी वो सारी की सारी। अब आ जाओ वेस्ट पाकिस्तान पे। चले भैया, West Pakistan comprises of Punjab, Sindh, Balochistan, and Guwahati. Principal states of Dir, Swat, Gilgit, and Nizam, Chitral, and Bahawalpur have also joined Pakistan. The West Pakistan was large area with a more developed economic and social system. It had vast fertile land which situated the agricultural group. In comparison to East Pakistan, West Pakistan had few industrial units as well. However, due to the vast geographical distance of more than 1,000 miles, the two wings kept apart culturally. There were significant differences of outlook between the two people. A sense of insecurity and deprivation developed in the people of East Pakistan, especially because the capital was situated in the West Pakistan. The people of East Pakistan always felt alienated, which gave rise to the feeling of separation and provincialism. मगरबी पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और सरहद, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
इन पर मुश्तमिल था। दीर सवात और गिलगित, हुंजा, चित्राल, बावलपुर, ये सारा कुछ जो है वो शाही रियासतें भी पाकिस्तान में शामिल हो चुकी थी। मगरबी पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की याफ्ता था और यही दो तीन वजूहात बनी थी जिनको आपको पॉइंट जहन में याद रखना चाहिए कि जो कि वजह बनी थी हमारे वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की जुदाईगी की। यानी कि जो ईस्ट पाकिस्तान हमारे हाथ से गया, जिधर बंगालियों का जोर था, तो उनको दो बातें जो ज्यादा बुरी लगी, वो पॉइंट की क्या बातें थी वो आपको पता होना जरूरी है। इस लड़की से मोबाइल ले लो, अपने साथ वाली से, इनसे लेके उल्टा करके रखो। आप अपना नहीं दो, उसका ले लो, वो इस्तेमाल कर दिया। आप तो बेचारी शरीफ हो, इस्तेमाल तो वो कर रही है मना करने के बावजूद भी। बहरहाल, तो क्या वजूहात बनी थी? पहली वजह जो आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पर, वो ये बताई कि उनके पास वसी जरखेज जमीन थी। किनके पास? हाँ, प्रेजेंटेशन तो आप पहले तैयार करती ना। अभी टाइम प्रेजेंटेशन की क्लास थोड़ी है कि आपने इधर प्रिपरेशन करनी है। वो जो हो गई, बस उसी के हिसाब से नंबर मिल जाएंगे। तो ये वेस्ट पाकिस्तान जो था, इस हिस्से में जरखेज जमीन थी और वहां पर ऐसा नहीं था। और दूसरा क्या था कि दारुल हुकूमत भी मगरबी पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के पास था, जो कि आपको पता है कि कराची था। तो वो इस वजह से ये दो बड़ी वजूहात बनी थी उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान की नाराजगी की। बात समझ में आ गई? नहीं आई तो आपका जिम्मेदारी है, फिर जब पेपर में आएगा तो आप ही को याद नहीं होगा कि वो दो पॉइंट क्या थे। चले भाई, नेक्स्ट, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। हाँ, countries, Pakistan of India, but Pakistan was to inherit different problems than India. The major political problems that Pakistan has was the issue of socialism. It was the most alarming issue for the stability and solidarity of many born countries. The western part of the country was a more developed region even before the partition. The monopoly of West Pakistan in the government department accelerated the apprehension of the Bengalis who believed that they were being ignored of their rights in the national progress. सियासी मसाइल क्या थे? तकसीम के बाद पाकिस्तान को देखा जाए तो पॉलिटिकल मेजर इश्यूज का सामना था। उनमें जो बड़ा तकसीम के वक्त ये फैसला किया गया था कि क्या होगा, दोनों को, ये बरतानिया ने जो है ये फैसला किया था कि हिंदुस्तान को दो मुख्तार ममालिक यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तकसीम किया जाएगा और दोनों को जो है वो एक पॉलिटिकल यानी कि सियासी जो है ना ताकत भी दी जाएगी, जबकि ऐसा हुआ नहीं, ये बस वादा ही रह गया महज। लेकिन पाकिस्तान को भारत से ज्यादा मसाइल का वारिस बनना था। पाकिस्तान को जिस अहम सियासी मसले का सामना था वो सूबाइयत का मसला था कि वो अपने सूबों को किस तरीके से डिवाइड करे, किस तरीके से तकसीम करे, क्योंकि ये एक यूं समझ लें कि नौजायदा न्यू बॉर्न बेबी जैसा होता है, तो ऐसा मुल्क था उस वक्त। और इसके अपने इस्तेहकाम यकजहती के लिए सबसे ज्यादा बड़ा तशवीशनाक मसला यही था कि मुल्क का मगरबी हिस्सा जो तकसीम से पहले भी ज्यादा तरक्की याफ्ता था और सरकारी महकमों में मगरबी पाकिस्तानियों की इजारादारी भी थी, जिस बात ने बंगालियों को भी ज्यादा क्या कर दिया, उभार दिया और तशवीश में डाल दिया, खदशात पैदा कर दिया उनके अंदर। वो ये समझने लग गए कि हमारे हुकूक जो है वो बिल्कुल खत्म किए जा रहे हैं। और ऐसा फिर जो लोग उस वक्त थे उन्होंने इन बातों को समझा भी नहीं, जिसकी बुनियाद पर जो है ये थर्ड प्रॉब्लम थी, जो किस पॉइंट के अंडर आपने नोट करी है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के अंडर। एक सेकंड जो मैंने आपको दो पॉइंट्स पहले बताए वो वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में बताए, और थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के अंदर। ये तीन वो वजूहात थी जिस वजह से बंगाल हमसे जुदा हुआ और उनके इख्तलाफात किधर से शुरू हुए, कैसे वो बढ़े।
जो आज भी हमारा मसला है ना, कोटा सिस्टम है सरकारी मुलाजमतों के अंदर। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे होते हैं और वेल एजुकेटेड हैं और डिग्री होल्डर हैं, लेकिन एक बंदा जो है वो 8 घंटे टीचर्स से सफर करके इधर आता है, आपके घर के साथ ही जो सरकारी स्कूल है वहां पर वो आकर पेपर देता है, टेस्ट देता है, इंटरव्यू देता है और पास होकर और अफसर लग जाता है। हालांकि वो बेचारा अंगूठा छाप होता है, उसको अपना नाम भी लिखना नहीं आता। आप उससे कोई भी चीज की स्पेलिंग पूछ ले, नहीं वो बता सकता, लेकिन वो कल को आपके मेरे फैसले भी कर रहा होता है, क्योंकि यही जो सरकार होती है, आपके घर के बाहर के सारे मामलात में यही आपके बड़े होते हैं। वही अफसर पीछे आपके देखें जाकर तो वही अफसर बड़ा होता है, उसी का अंगूठे से या साइन से, उसकी जगह कोई और भी साइन कर रहा होता है, वो बेचारा तो साइन ही नहीं करना आता। तो हमने खुद भी देखा है कि वो साइन करना सीखते हैं कि भाई साइन मैं कोई बना लूं, अपना सीख लूं और वो बड़े बड़े जो है ना प्रोजेक्ट्स पे और इस तरह मंजूरियां देने पे जो अरबों खरबों की और करोड़ों की होती हैं, उनकी मंजूरी के लिए उनका साइन होता है। हालांकि वो कोई पढ़े लिखे नहीं होते, हम तो देखते हैं, हमारे तो सामने रोज की बात है, रोज की कहानी है। लेकिन वो आपके घर के साथ वाले ही सरकारी स्कूल कॉलेज में आकर टेस्ट भी पास कर लेते हैं, इंटरव्यू भी पास कर लेते हैं और आप घर पे बैठे हुए होते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके पास वो आप उस क्राइटेरिया में आते ही नहीं है। जाहिल आ जाता है उस क्राइटेरिया में, लेकिन पढ़ा लिखा बंदा नहीं आता। ये कानून है, पाकिस्तान में है, ऐसा बना हुआ है कोटा सिस्टम जो है, तो वो इतना है ही नहीं। 10 वहां से लोग लगेंगे तो एक आपका लग जाएगा। वो जो आपका एक भी लगेगा वो बेचारा ऐसी पोस्ट पे लगाएंगे कि वो कबूल ही नहीं करेगा, भाई मेरी एजुकेशन इतनी ज्यादा है, मैं क्या माली, ड्राइवर या नायब कासिद या इन पोस्टों पे लगूं, क्या फायदा फिर मेरी पढ़ाई का। समझ गए? तो इसीलिए हमारे माशाल्लाह जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो सरकारी मुलाजमतों के अंदर उनको मौका मिलता ही नहीं है। यही उस वक्त बंगालियों के साथ भी हुआ और उन्होंने सही किया, फिर गलत तो नहीं किया, कोई भी इसको गलत नहीं कहेगा। फिर उन्होंने आजादी अपनी हासिल करी हमसे ही, और आज वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुके हैं। बहरहाल चले आगे। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, आई नहीं आपके टीम वाले आ गए? कहाँ है? अच्छा अच्छा, चलो बैठ जाओ, मुझे बताती तो। हाँ हाँ ले रहा हूँ ना, बैठ जाओ। हाँ जी, क्या समझ में आया? पाकिस्तान को जो एक बड़ा मसला था वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी था। इक्तिसादी मसाइल जो होते हैं तकसीम के वक्त, पाकिस्तान के पास जो इलाके आए, जो जमीन इसको मिली आफ्टर डिवीजन, जो तकसीम के बाद, तो वो उन जमीनों का जो असल प्रोडक्शन थी ना वो खाम माल की थी। तो और वो खाम माल जो है जाहिर सी बात है मुकामी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि मुतालिका प्रोसेसिंग सनतें कहीं और वाक़ थी। बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान बनने वाले इलाकों की मुआशी तरक्की पर कोई तवज्जो भी नहीं दी खास। इस वजह से यहाँ का निज़ाम वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दरम भरम हुआ। और चूंकि पाकिस्तान को इब्तदाई तौर पर मुआशी मसाइल का सामना था, वो इतनी आसानी से फौरी तौर पर स्टेबल नहीं हो सका। ठीक है, ये उसके अपने मसाइल थे, सोशल प्रॉब्लम्स। चलो ये क्या ग्रुप नंबर क्या आपका? आपने मुझे पीपीटी भेजी है, ग्रुप 4 पीपीटी भेजी थी मुझे, ईमेल करी थी। किस नाम से? ये वाली? हाँ, ये अभी थोड़ी देर पहले आई है। ये डाउनलोड कहाँ से होगी? आ जाओ फिर स्टार्ट कर लो भाई, फिर आप दे दो पहले प्रेजेंटेशन, फिर हम कंटिन्यू कर लेते हैं। आ जाओ। ये इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स ना हम यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। इनकी जरा सा जल्दी ले रहे हैं फिर। हाँ हाँ होगी बिल्कुल। मैं अभी थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, फिर कंटिन्यू करेंगे प्रेजेंटेशन। आ जाओ, क्या हो गया?
हाँ जी, तो आप सेक्टर सी की, हाँ सही है, कोई बात नहीं, जो नंबर क्या है, अगर टॉपिक का नहीं दिया तो अभी आपकी मैसेज में बात करें। हाँ, जिनको टॉपिक दे दिए हैं ना उनकी प्रेजेंटेशन आपने फॉलो आउट कर लेनी है, हो सकता है उनमें से कुछ रह जाए। हाँ, जो बाद में आए थे उन्होंने अटेंडेंस लगाई, जो लेट आए बाद में अटेंडेंस लगा, हाँ टीचर लगा। British India was recently the division of India into various states. तो इंडिया था जो कि हमारा रिपब्लिक ऑफ इंडिया हो गया था एंड देन पाकिस्तान डिवीजन के बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया मोर देन 200 years. तो उसमें ये मतलब कि of course इंडिया बहुत ज़्यादा परेशान था ब्रिटिश से, वही सारे मतलब को आज़ाद मिले और क्योंकि ब्रिटिश सिर्फ उनका एम ये था कि वो इंडिया की नेचुरल रिसोर्सेज उसको इस्तेमाल करके अपना प्रॉफिट करते थे और इंडियंस वर ट्रीटेड लाइक सेकंड क्लास सिटीजंस, राइट. तो उनका उनको ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है ब्रिटिश decided to leave India. उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का आइडिया सामने रखा गया था, divided into two separate nations, which was a historic split, major split. So, political partition, religious differences बहुत ज़्यादा थे, relations between Muslims and Hindus. Of course, बहुत ज़्यादा differences थे religion में, उनका उठना बैठना, उनका पहनना, उनका मानना, the way they worship, और Hindus, the rise of nationalism, right? This Hindu majority in India is बहुत ज़्यादा था because Hindus जो थे वो outnumbered थे और Hindus उसके बाद की नेशन भी सामने रखा गया जो कि मेन आइडिया was by Cecily Rutherford and Cecily Rutherford was the father of mission theory. और इसके बाद ब्रिटिश डिवाइड एंड पॉलिसीज बहुत ज़्यादा होती थी, इसमें होता है ब्रिटिश डिवाइड एंड पॉलिसी रखते थे उसमें जिसमें बहुत फिर चली जाती है और ताकि वो अपनी पावर रख सके. उसमें फिर उन्होंने डिफरेंट इलेक्ट्रेट भी यूज़ किया था कि जो है मुस्लिम्स के इलेक्शन अलग होंगे एंड हिंदूज के अलग होंगे, जिसमें बहुत मेजर पॉइंट ये था कि हिंदूज भी आउट नंबर्ड. उसके बाद पॉलिटिकल यूनियन में कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच में, बिकॉज कांग्रेस पार्टी's vision was united India, so yeah, they didn't want any kind of separation, and Muslims wanted a separate state for themselves so they could live a life. और violence बहुत ज़्यादा हो रही थी Muslims के बीच में, which was the major cause of partition between India and Pakistan. Yes, the two-nation theory. Actually, what it is, introduced the idea of two-nation theory. So, two-nation theory is the name they created on surface code. But the idea was that Muslims and Hindus are two separate nations and they didn't want to live together.
ये ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे और इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा कम है मुस्लिम्स को वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं करने देते हैं, हमारी ईद होती है और उसमें दाएँ का रखना everything. So they wanted a good life for themselves. So to say that the heart was obviously the lead role in the conservation. It was followed by Muhammad Ali Jinnah, जिन्होंने फिर आगे उसको फर्दर लेके nations of people produce किया. पाकिस्तान बनने के बाद सबसे बड़ी जो मुश्किल पेश आई कि ऐसी बात जमीन थी जिसके ऊपर कुछ नहीं था, ना हमारा एग्रीकल्चर का, ना कोई बिल्डिंग्स वगैरह थी, ना कोई ऐसी सहूलियात थी जॉब्स वगैरह जिसके जरिए हम वहाँ स्टे कर सकते या एक आसान लाइफ गुजार सकते. वहाँ आने के बाद सबसे बड़ी मुश्किल तो यही पेश आई कि वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आए जा रहे थे, पर उनके पास खाने के लिए कुछ था, ना उनके पास रहने के लिए कोई जगह थी. इस वजह से काफी वो मुश्किल का सामना हुआ. उन्होंने इंडिया वालों हिंदुस्तान में जो पैसे दिए थे स्टार्टिंग में उसे 20 करोड़ दिए थे और जो बहुत कम थे, लाखों की तादाद में एक जगह रखना, उनको अलग अलग घर देना, सैटरडे उनको एक अच्छी लाइफ देना, वो काफी मुश्किल हो रहा था 20 करोड़ में. उसके बाद गांधी आए थे, उन्होंने हेल्प की थी, फिर उन्होंने भूख हड़ताल की. कई दिनों की मेहनत के बाद, उनकी भूख हड़ताल के बाद पाकिस्तान को उनका हक दिया गया. उन्होंने स्पेशली काफी उनको सपोर्ट किया मुस्लिम्स को उनका हक दिलाने में. मुस्लिम्स के पास कुछ भी नहीं था और ये बात उन्होंने अपने हिंदुस्तान में सबको बताई क्योंकि इंडिया बन चुका था. उनसे दरख्वास्त की कि उनको उनका हक दिया जाए. इतनी मेहनत के बाद 50 करोड़ उन्हें वापस दिए गए पाकिस्तान को. उसके बाद टोटल जो उन्हें देने की बात की गई थी वो 75 करोड़ रुपए थी, लेकिन उन्हें सिर्फ 70 करोड़ दिए गए. लेकिन 5 करोड़ जो देने थे वो आज तक नहीं दिए. तो उन्होंने वहीं पे गाइड कर दिए. उन्हें जो टोटल मिले वो 70 करोड़ से जो और जो तय आया वो 75 करोड़ से. उसके बाद जो पूरे ये सफर था और ये सारी चीजें थी उसको छोटे से पोएम में कन्वर्ट किया गया है. 2 सदियों का किस्सा दर्द की जुबानी सहता रहा हिंदुस्तान खामोश जिंदगानी. क्योंकि अजीम के बाद उम्मीद की किरण जागी, आजादी की ख्वाहिश हर दिल में छा गई. आया एक पैगाम माउंटबेटन के हाथ, 2 मुल्कों का नक्शा दुनिया को दिखाया. एक तरफ भारत, एक तरफ पाकिस्तान, दोनों के दिलों में बसता अपना जहान. 5 हफ्तों में बच गए शहर और गांव, आंखों में आंसू और दिल में उमंग. 14 अगस्त को पाकिस्तान ने जश्न मनाया, 15 अगस्त को भारत ने सूरज जगाया. नेहरू की तकरीर और जिन्ना का पैगाम, दोनों को उन्होंने पाया अपना मकाम. मगर इस जश्न के पीछे था एक सन्नाटा जिसमें लाखों जानों को मौत की मुठ्ठा सुलाया. खून की नदियां, काफिले बेशुमार, माँ की गोद खाली, बहनों पे बार. तकसीम में बदली तारीख की राहें, नक्शा तो बदला मगर छिन गई मासूम जाने. है ना. तो पाकिस्तान कई कुर्बानियों के बाद बना, तो पाकिस्तान कई कुर्बानियों के बाद मगर मुश्किलात में घिरा हर कदम के साथ. ना था सामान, ना ही कोई सहारा, खाली हाथों में सवारा लेके आया पाकिस्तान. अपने मकसद को खुल के जीना था जब हर दिल में की उम्मीद की एक नई किरण. कायद ने कहा मेहनत से ना घबराना, मुश्किल वक्त है सब्र से काम आना. नई जमीन, नया आसमान, पाया ख्वाबों का पाकिस्तान, सबने बस खाया. तालीम, तरक्की, कुर्बानी की है दास्तान, ऐसे लिखा गया पाकिस्तान का नाम. यही आजादी कुर्बानी की है पहचान, फिर जाके बना हमारा पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान.
लोगों के पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, बहुत लिमिटेड वो क्या वो बीमारियों और से मिलता था। कश्मीर मुसलमान मेजोरिटी थे और जो वहाँ का क्वालिटी था था जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और की वजह से बहुत सारी जॉब भी हुई जिसमें 1947 और 65 में भी कश्मीर की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और ये कॉन्फ्लिक्ट अब तक चल रहा है जिसमें दोनों कंट्रीज पे इसका असर हो रहा है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये था कि रीजन की वजह से कल्चरल और रिलीजन डिफरेंस हुआ जिससे एक नया कॉन्सेप्ट हुआ जिससे दोनों नेशंस के बीच में डिफरेंस नजर आ रहा है। कोई सवाल करने किसी ने कर लिया कोई क्वेश्चन है गुरु नंबर क्या था कोई सवाल नहीं करना किसी ने आप तो वही खड़े रहो मैं आपको बताऊं प्रेजेंटेशन करके वही खड़े रहो जगह और महल नेता ये निकाले राइट वाले बिना ऑक्सीजन रेडियो प्रेजेंटेशन का पहला उसूल तो ये है ना आपने स्टार्ट तो सही लेना है ना बिस्मिल्लाह किया आप बस एकदम आके यूं हुआ था ऐसे हुआ था खाना हो गया ये तो तरीके दूसरा ये कि थोड़ा आवाज लाउडली हो आवाज तेज होनी चाहिए अगर आवाज तेज नहीं है आई नहीं पीछे तक प्रेजेंट करना है सब प्रेजेंट करना चाहिए और सिर्फ मुझे देखने के लिए मुझे जितने स्टूडेंट आगे पीछे बैठे सबको आप देखें उन सब की तरफ मुतवज्जे हो और उनको अपनी तरफ मुतवज्जे करें भी ये स्पीकर की जिम्मेदारी होती है टीचर की जिम्मेदारी नहीं तो प्रेजेंट करना उसके जिम्मे है तो उनको इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन देके सब उसकी तरफ मुतवज्जे बाकी ये है कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों ने नोटिस की जैसे इन्होंने कहा 50 नहीं 5 मिलियन या 5 करोड़ आपने कहा जो पेंडिंग है इंडिया रखने वाले देंगे जबकि वो तो ज्यादा है इससे 5 नहीं है 50 है 5 आ रहा था टोटल 75 कहाँ से आपने निकाला गूगल यूट्यूब पे तो इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं गलत है 50 है तो 50 करोड़ है या 50 अरब है लेकिन आ जाएगा मैंने स्लाइड व्हाट्सएप पे शेयर की थी तो उसमें भी था वहाँ से आप देखते थे तो आपको सही मिल जाता तो कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों ने थोड़ा सा गलत दी थी ऐसी और भी एक दो बातें ऐसी करी तो गलत है क्या सर अभी सही कर रहे हैं अभी सही कर रहे हैं हम लोग को भाई ये चीजें तो इनको कह रहा था इन्होंने सुना ही नहीं ना सही से ये फिर सवाल करते हैं ना क्वेश्चन इन चीजों पर तो किए जाते हैं आपने जो ये कर दूंगी कहाँ से ऐसे आप अपनी स्लाइड जरा ओपन करें फर्स्ट स्लाइड से मैं जो चीजें मेंशन कर रहा हूं असल में सीखने की जगह हमें सीख कर ही पता चलेगा क्या क्या गलतियां कर रहे हैं फिर उनको आएगा कि ये इंशाल्लाह सही करना होगा फर्स्ट स्लाइड पे आ जाए हमारी है ना तो आपके पास आगे स्लाइड्स है ना तो हमने आपको शेयर भी की है कैलेंडर्स पर भी है ऑफर भी
आपके सॉरी आपका एलएमएस नहीं चलता ना, चलता है नहीं एलएमएस जो है आप लोग का अलग है एरिया की बात नहीं सर हमारा टीम्स बन गया है मतलब अब हम टीम्स पे रहते थे हमारी ऑनलाइन क्लास भी का हम टीम्स पे नहीं वो आपका डेटा है वो आपके पास हमारे लेक्चर भी टीम्स पर ही है चलो वो आगे वाला मुझे एक्सेस दिया है ये आईडी बन गई है चलो ठीक है मैं तो वैसे व्हाट्सएप पे आप लोग को सारे लेक्चर्स शेयर करेंगे ही बताओ दोबारा आज की कोशिश करें दोबारा भी कर देते हैं उसमें से आप ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं लेक्चर्स में हमने निकाले हैं सही अपेंडिंग नोट्स में गूगल वगैरह से पढ़ी है बस अपने पास नहीं है आगे करें ये फर्स्ट लाइन है आपकी और आगे है नहीं तो आप नीचे जाइए ना स्टार्ट से शुरू करें फर्स्ट लाइन नहीं जो इधर है जो फर्स्ट स्लाइड है ये इससे पहले की स्लाइड वो काम कर रहे हैं वो शायद इंडिया वाली हो यहीं से शुरू होइए ना आगे करें और आगे करें हाँ बात नहीं लग ये वाली बाकी मुझे नजर नहीं आ रही जूम करें तो बस आगे एक स्लाइड और आगे नहीं एक सवाल है चलो आगे का और आगे और आगे हाँ वो देखा ये बस यहाँ इन्होंने बताया था ये फर्स्ट वाली लड़की ने रिलीजियस डिफरेंस है उनका रहन सहन अलग था उनकी सकाफत अलग थी उनके तरीके अलग थे रिलीजियस डिफरेंस में तो ये नहीं होता रिलीजियस डिफरेंस में तो क्या है उनका मजहब जीवन अलग था जैसे आपने पहले वो गाय माता का एक मिसाल दी वो समझ गए लेकिन इधर सवाल ये था कि जो है मुसलमान तो एक जमाने से साथ रह रहे थे जब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ये प्रॉब्लम फिर कैसे क्रिएट हो गई कैसे शुरू हो गई हाँ बरतानवी जो हुकूमत आई बरतानवी लोग जो आए उन्होंने असल में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया और राइज किया जिसकी वजह से मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान फिर ये इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा सामने आने लगे वो पहले किसी के अपने मजहब को दूसरे के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते थे फोर्स नहीं करते थे कि भाई तुम गाय माता को जुबानी करो ये हमारी है होता है हमारी या तुम जो है इधर वाक़े में तुम्हारी खवातीन जो है वो तंदूर लगाएंगी या खाना होगा या जब तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो कॉलेज जा रहे हो पढ़ने के लिए तो तुम्हें मैंने घंटी बजानी होगी उसके सामने राम राम नाउजुबिल्लाह करना होगा ना मुसलमान उन पर अपना दीन लाजिम करते थे कि आप मस्जिद में आए ना ये उन पे करते थे सुकून से जिंदगी बसर होती थी एक दूसरे के घर आते जाते थे मिलते जुलते थे खाते पीते साथ थे कोई इशू नहीं था लेकिन ये मसाइल तब शुरू हुए तो ये पॉइंट बताना जरूरी था आगे ये वाली जो आपके पास स्लाइड थी इसमें आपने कुछ ज्यादा नहीं सोचा है ये एक में आपने पॉइंट्स निकाल के चलिएगा चलिए इन्होंने जो अशार पढ़े थे वो मुझे आप भेज दो जरा से अशार को मैं देख लूंगा अच्छे काम कर रहे थे लेकिन वो थोड़ा सा नए में पढ़नी तो ज्यादा मजा आता और अच्छे अंदाज में चले नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है सही है किसी और की है फिर कैसे तैयारी है उन्होंने बिल्कुल ही कोई कॉन्फिडेंस है तो शिक्षक ये यूट्यूब पर यही मसला मैंने बड़ा सुना था लेकिन आज मैंने आपको से देख लिया
सेंट्रल के बराबर होता है। दोबारा देखिए ना। आ जाओ फिर, अरे आ जाए। आ जाओ, तैयारी की, भेजे प्रेजेंटेशन, पीपीटी भेजी है। ईमेल करी थी आप लोगों ने? सर सबको ऊपर आ रही है, आपने देखा ही नहीं, एक बार भी नहीं, 2 बार, 2 सेकंड। करें। हाँ, पेपर कहाँ है? मैं ले लेता हूँ अभी अटेंडेंस। अभी जा तो नहीं रही ना आप? जाना तो नहीं है ना? तो जाना है तो पेपर पे लिख के चली जाओ। सर आप लिख लेंगे ना? हाँ, इंशाल्लाह लिख के जाओ भाई, कोई बात नहीं। सही बात है। हाँ नहीं से चलो लेके आते हैं। डाउनलोड की, डन की है, ऊपर हो रही है, देखो डाउनलोड को ना। Assalamualaikum everyone. Today my name is Sanders and my group members Farya and Khatija. Unfortunately हम दे चुके हैं, बट सर को इमरान खान समझ नहीं आया तो हम दोबारा दे रहे हैं। And national heroes. तो ना अब ये बच्चे चलो ना। हाँ ना, ये इंट्रोडक्शन सही है। अल्लामा इकबाल कौन थे, क्या किया, क्या उनका विजन था, क्या उनका मकसद था, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। अल्लामा इकबाल 1877 में सियालकोट प्रेजेंट, जो अब हमारा पंजाब का सूबा है, हम उसमें पैदा हुए थे। अल्लामा इकबाल एक बेहतरीन पोएट, पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने अपनी पोइट्री में बुजुर्गों का, बच्चों का, जवानों का, यूथ का बहुत सारे जिक्र किए। अल्लामा इकबाल की अगर हम बात करेंगे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया, तो उन्होंने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा था। वो ख्वाब जो उन्होंने पूरा किया, उनके टाइम पर ना हो सका, बट वो हुआ। और अब हम बात करते हैं, अल्लामा इकबाल का मकसद था हिंदुस्तान के मुस्लिमों को एक डिफरेंट नेशन देना, उनका एक अपना उनकी एक अपनी कौम बनाना, लाइक उनका एक अपना सूबा होना, ये मकसद था उनका। उन्होंने हिंदुस्तानी मुस्लिम्स को एक आज़ाद ख्याल, एक ओपन माइंड, एक अपनी सोच देना, जिसपे वो जहाँ पर वो अपना दीन, अपना कल्चर फॉलो कर सकें, जहाँ पर वो रमजान को रमजान की तरह, ईद को ईद की तरह सेलिब्रेट कर सकें। उनका मकसद ये ना हो कि वो एक मुसलमान होकर भी वो आज़ाद ना हो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 1930 में अपनी इलाहाबाद स्पीच में जिक्र किया, उस तकरीर में जिक्र किया कि हिंदू मुस्लिम्स को एक सेपरेट नेशन देनी चाहिए, उनको एक अपना स्पेस, अपनी जगह देनी चाहिए, जहाँ पर वो अपने लिए कुछ कर सकें, उनका इल्म हो, उनका दीन हो, उनके लिए वहाँ पर इंसाफ हो सके, उनको उनका राइट मिल सके, उनको उनकी स्पेस मिल सके, इसके ऊपर जिक्र किया। जैसे कि वो उनकी एक एक मशहूर ज़माना निज़ाम है, उसका एक शेर है, लबे आती है दुआ बल्कि तमन्ना मेरी। इसका मकसद था बच्चों को अच्छे से इंसानियत के बारे में समझाना, उनको गो थ्रू करना कि लाइक आपका मकसद क्या है। उसके बाद आगे जाके उनका एक और मशहूर ज़माना गज़ल का नज़म का शेर है, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इसका मतलब है अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ओपन माइंडेड बनाओ, इतना सीखो आगे जाके कि खुदा भी तुमसे पूछे बता तेरी रज़ा क्या। अपने दीन को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आपको उस चीज़ के लिए आपका कनेक्शन आपके अल्लाह से डायरेक्ट हो, आपको उसके लिए किसी और के पास जाकर वो सब कुछ ना करना पड़े। और आज के यूथ के लिए एक शेर है, सितारों से जहां आगे और भी है, अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी है।
क्या हुआ सर? हेलो क्लास. Hello class, my name is Faria Ejaz and here I am present to कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. आज मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करूंगी जिन्होंने बरसगीर के करोड़ों मुसलमानों को एक अलहदा वतन का ख्वाब दिया. एक ऐसा ख्वाब जिसकी ताबीर आज हम पाकिस्तान की सूरत में देखते हैं. मैं बात कर रही हूँ बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की. इब्तिदाई जिंदगी. कायद-ए-आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए. वो एक तालीम याफ्ता, बाकिरदार और बाहिम्मत इंसान थे. उन्होंने इब्तिदाई तालीम कराची में हासिल की और एक अरसे बाद आला तालीम के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने कानून की तालीम हासिल की. वापसी पर वो एक नामवर वकील बन गए. सियासी सफर. शुरू में उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की हिमायत की और कांग्रेस का हिस्सा बने, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि हिंदू अक्सरियत मुसलमानों के हुकूक को नजरअंदाज कर रही है. उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की और मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज बुलंद की. क़याम पाकिस्तान. कायद-ए-आज़म ने दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर मुसलमानों को एक अलहदा वतन का मुतालबा किया. उन्होंने फरमाया, हम एक अलग कौम हैं. हमारी सकाफत, हमारे रस्म व रिवाज सब कुछ मुख्तलिफ है. उनकी इतनी मेहनत, सच्ची क़यादत और उसूल पसंदी की बदौलत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा. कायद-ए-आज़म का नजरिया. कायद-ए-आज़म एक ऐसा पाकिस्तान चाहते थे जो इंसाफ पर मबनी हो, जहाँ पर शहरी को बराबर के हुकूक हासिल हो. उन्होंने फरमाया, आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं. अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए रियासत का मजहब, ज़ात, नस्ल से कोई ताल्लुक नहीं है. ये अल्फाज आज भी हमारे लिए रहनुमाई का जरिया है. वफात और विरासत. अफसोस कि वो पाकिस्तान के क़याम के सिर्फ 1 साल बाद ही हमसे जुदा हो, लेकिन उनके अफकार, उनका किरदार और उनकी कुर्बानियाँ आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं. कायद-ए-आज़म सिर्फ एक सियासतदान नहीं थे, वो एक रहनुमा भी थे और एक मौसूम भी थे. आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके ख्वाबों का पाकिस्तान बनाएं, एक ऐसा पाकिस्तान जो इंसाफ, मसावत, तरक्की की राह पर गामज़न हो. शुक्रिया. जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह. सवाल करना है किसी ने? ग्रुप नंबर क्या है आप लोगों का? सर एक शेर में याद करने की मुश्किल था. दोबारा सुनाओ. नहीं सुना. क्या मैंने तो सुना तो था. अच्छा बताएं क्या था? वो तो आम हर कोई पढ़ता है ये शेर. कोई नया शेर बनाती ना. ग्रुप नंबर 4 था. ग्रुप नंबर 1 सॉरी. सिर्फ उन्हीं की अच्छी हो सकती है और सुंदर समझ अच्छी. और किसकी है तैयारी? सर नंबर्स तो और लिखना है. हाँ ना, मैं नोट कर रहा हूँ ना. मेरे तो डबल है, ओवर. डबल जो है ना, फिर ये भी हो जाता है प्लस प्लस माइनस. प्लस प्लस माइनस भी होता है. अच्छा, ये किसी के पास वो है बॉल पेन है, वो देना जरा. और किसने प्रेजेंटेशन की हुई तैयारी? ग्रुप नंबर 2 कौन है? ग्रुप नंबर 2 किसका है? ग्रुप नंबर 2 ये आमना, शेख, अरीशा, फाइजा, नूर. कहाँ है ये? नहीं आई तीनों. इसके बाद ग्रुप नंबर 3 प्रीना, किरण, कयूम. ये कहाँ है जी? सब एब्सेंट है. प्रीना, किरण, कयूम, अमाम, हाफिज़ा आयशा. हाफिज़ा आयशा भी नहीं है. अच्छा, फिर ग्रुप 4 महक और निदा. इन्होंने दे दी. महक और निदा ने दे दी थी. अभी जिसने ग्रुप में दी थी ना, वो 4 ग्रुप था. हाँ, ग्रुप सर में. लास्ट क्लास जो होगी उसमें फिर डायरेक्ट प्रेजेंटेशन लेंगे ना सबकी, क्योंकि सर इसके सारे क्योंकि वही क्लास है और फिर प्रेजेंटेशन का सर बता दें. नहीं, मिनट के बाद भी हम कंटिन्यू रखेंगे. अच्छा ठीक है. ग्रुप 5 किसका था? ये तो 4 तक हो गए ना. इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप किसका है? हाँ सर, रोज की 2 कर लें, थोड़ा दिन अच्छा हो जाएगा. ग्रुप 5 आरिफा, अनादिल, सना.
कोई नहीं इनमें से? आरिफा, अनादिल और सना नहीं है? इसके बाद है अबीरा, सकीना और तूबा। अबीरा, सकीना और तूबा का है? ये भी नहीं है कोई? अबीरा, सकीना, तूबा कोई भी नहीं है इनमें? पता नहीं क्यों नहीं आए स्टूडेंट इतना। इसके बाद है एकता कुमारी, अनुषा हबलानी, ये किधर है? और ऐमन, अनुषा हबलानी, ऐमन, एकता कुमारी नहीं है इनमें से भी कोई? चलो सबको एब्सेंट तो करूँ ना, मेरी जान छोटे। ग्रुप नंबर 8 मुंतहा, सना और सारा मुस्तफ़ा, ये क्या है? सर आपने लास्ट क्लास में प्रेजेंटेशन टॉपिक दिए थे तो प्रेजेंटेशन नहीं। कब दिए मैंने? सर आपने लास्ट क्लास में दिया था, तो क्लास लिए ना जब किया। ये आपका क्या ग्रुप नंबर क्या है? हमारी जो स्टेट एजुकेशन 8 है ये। अच्छा, द रोल ऑफ रिलीजन इन शेपिंग द आइडेंटिटी एंड पॉलिसीज ऑफ पाकिस्तान एज एन इस्लामिक स्टेट, कितने दिन पहले दी है? ये आपने अभी जो क्लास लिए ना। अच्छा, चलो ठीक है, फिर आपके पास टाइम है, नेक्स्ट क्लास तक तैयारी कर लो। किन को? तो आप ग्रुप पर अपना ग्रुप बना के भेजें तो। नहीं, आप जब व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगी ना अपना ग्रुप, तो फिर मैं वहाँ टैग करके डाल दिया था, तो मैं टैग करके फिर आपको दे दूंगा, टॉपिक मिल जाएगा। ये किसका मोबाइल है? किसका है ये? काम के दिमाग खराब कर दिया। पसंद नापसंद की बात कोई भी सियासतदान सही नहीं है हमारे साथ, सब ऐसे ये किसने दिया था? अच्छा, ये वापस आ जाओ, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अब इन्होंने शेड्यूल दिया है और वो समझाया, तो अब मैं पेपर इनको जैसे ही फाइनल हो जाएगा ना प्रिंट के लिए, जो अब तक हमने पढ़ा है उसी में हमारे पास टॉपिक्स बहुत सेलेक्टेड ही हैं, बहुत ज़्यादा तो हमने नहीं पढ़े। तो ये कि एमसीक्यूज मेरा ख्याल है ये रखेंगे, एमसीक्यूज आएंगे आपके पास 10, ऐसे ही पेपर पैटर्न होगा। 2 आपके पास थ्योरी क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, 3 सवाल ही मैं दूंगा इंशाल्लाह। इरादा तो यही है, अगर फाइनल हो जाते हैं तो मैं आपको कंफर्मेशन कर दूँगा। बाकी थ्योरी क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3